अस्सलाम वालेकुम खातून हज़रात, मैं उसरार अहमद कसाना। बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन था कल का और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में। आपने देखा होगा कि उन्होंने गुंजाइश निकालने की कोशिश की है और कहा है कि मुख्तलिफ पार्टीज़ जो हैं वो मिल के अगर कंसेंसस पे आ जाती हैं तो इसमें कोई थोड़ी सी गुंजाइश निकल सकती है। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि एक साथ इलेक्शन के लिए वजारत दिफा जो है वो उसके जो उन्होंने एक पिटीशन दायर की थी वो उन्होंने नाकाबिल समाअत करार दे दी है। फिर उन्होंने साथ ही साथ जो 9 जमातें हैं उनके जो मुख्तलिफ रहनुमा हैं उनको बुला लिया है कोर्ट में आज, और वहाँ पे हियरिंग में आप देखेंगे वो क्या कहते हैं और क्या किस तरीके से आगे चलता है मामला। उन्होंने ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो रिटर्न ऑर्डर हुआ है उन्होंने कहा कि 14 मई को इलेक्शन का फैसला हो चुका है, उससे हम पीछे नहीं हट सकते किसी भी सूरत में। और अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं वो हुकूमत को जो है हुक्म अदूली अगर उन्होंने की तो उसके नताइज से आगाह कर दें, और फंड्स के लिए उन्होंने 27 अप्रैल की जो डेट है वो भी दे दी है। हुकूमत की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि हमें थोड़ा सा टाइम दें और हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए, और ज़रदारी साहब ने भी ये कहा है कि हमें थोड़ा सा टाइम दे दें तो हम मामला को आगे लेके बढ़ने की कोशिश करते हैं। और साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि इमरान खान साहब का भी जो है वो स्टेटमेंट आया इस हवाले से, और बिलावल साहब जो हैं वो फजलुर रहमान साहब से मुलाकात के लिए DI खान पहुंचे थे, और देखते हैं कि उससे अब क्या नतीजा निकलता है। ये सारी सूरत हाल जो है इसको किस तरह देखा जा सकता है इसका ज़रा तजिया करेंगे और चलेंगे पाकिस्तान, और बात करेंगे साबिक चीफ जस्टिस जनाब सजाद अली शाह साहब के साहबजादे मोहम्मद अली शाह साहब से। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसरार भाई कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह शाह साहब आपकी दुआएं हैं। बस ये है कि मुझे ये जरा बताएं कि 2 व्यूज़ हैं। एक तो ये कह रहे हैं लोग कि जी सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता निकालने की, एक गुंजाइश निकालने की कोशिश की है और बहुत स्ट्रिक्ट जो है स्टैंड वो नहीं लिया, उसमें उन्होंने कुछ ना कुछ लैतुलाल की भी कोशिश की है और साथ साथ कुछ गुंजाइश निकालने की कोशिश की है। दूसरा ये है कि लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इतनी भी दूर तक नहीं जाना चाहिए था, उन्हें फौरी तौर पे एक्शन लेना चाहिए था और हुकूमत को घर भेजना चाहिए था, और जितने भी लोगों ने तौहीन की है उनको उसकी सजा मिलनी चाहिए थी। आपका क्या व्यू है जी? देखें, वैसे अगर हम देखते हैं तो लैटिन में भी और वैसे भी किसी भी कोर्ट का ये काम नहीं है कि वो ज़मीनी हक़ाइक़ का इदराक रखने की कोशिश करे। उनका काम ये होता है कि कानून और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो हो रहा है उसका नोटिस लिया जाए, और अगर उस कहीं पे हुक्म अदूली हो रही है तो उसका सदेबाब किया जाए। दोनों साइड्स जो हैं वो किसी हद तक जो है वो सही कह रही हैं, मगर हमेशा बेहतरी इस चीज़ में होती है कि आप मिडल पाथ लें, दोनों एक्सट्रीम्स में से किसी एक्सट्रीम पे ना जाएं। कोशिश करें कि हुकूमत को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दिया जाए ताकि वो किसी मुनासिब जो है वो फैसले पे आए। मेरा पर्सनल व्यू ये है कि इनको इतना टाइम नहीं देना चाहिए था, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि इतना लीनियंट व्यू नहीं लेना चाहिए था सिचुएशन का, और ये मेरा ख्याल है कि काफ़ी लोग जो हैं वो ये बात कर रहे हैं। लेकिन शाह साहब, इसमें अगर ये देखा जाए कि अगर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस शो करते तो फिर लोगों ने ये कहना था देखें जी ये अजीब कोर्ट है जिसने इतनी भी आपको लीनियंसी नहीं दिखाई, और फिर इसका भी क्रिटिसिज्म आना था। तो ये अच्छा नहीं उन्होंने किया कि एक किस्म का एक लीनियंट व्यू लेते हुए लोगों को पूरी की पूरी उन्होंने जो उनकी जो ऑप्शंस थी एग्जॉस्ट कर दी हैं, और अब उनके पास वो ऐसे लग रहा है कि जैसे वो एक बंद गली में खड़े हो गए हैं। मैं इससे एग्री कर रहा हूँ, और इसीलिए जब 9-10 अप्रैल के बीच में रात के 12 बजे कोर्ट खोल के कासिम सूरी की रूलिंग को जो है वो इन्होंने इल्लीगल करार दिया था, तो मेरा ये उस वक्त ही व्यू था कि इतनी जल्दी की क्या जरूरत थी, क्या दूसरे दिन सुबह के 10 बजे यही रूलिंग नहीं आ सकती थी? तो कभी कभी ऑप्टिक्स भी बड़ा पार्ट प्ले करती हैं, और हमारे कोर्ट्स को भी ये मद्देनजर रखना चाहिए कि अगर उन्होंने एक बार एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया है तो फिर गोइंग फॉरवर्ड कम अज कम उन जज साहिबान को उस प्रेसिडेंट की जो है वो लाज रखनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब ये जो सूरत हाल बन रही है इसमें आपको कंसेंसस बिल्ड होता हुआ नजर आ रहा है
क्या मतलब हमें कुछ चांसेस ऐसे नजर आ रहे हैं कि कंसेंसस बिल्ड हो जाएगा, या वो भी टाइम बाइंग टैक्टिक होगा? आई एम सॉरी, शरीफों की जो है वो, इनको थोड़ा सा भी अगर आप वक्त देंगे तो ये उसको अपने फ़ायदे में इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। ये कंसेंसस बिल्डिंग कोई टाइम नहीं लेंगे। इनकी कोशिश होगी कि जज साहिबान को ख़रीदा जाए, इनकी कोशिश होगी कि सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया जाए, क्योंकि ये इनकी बका की जंग है। ये कानून की हाकमियत के लिए ये लोग कभी कुछ भी नहीं करते हैं। इनकी अपने पर्सनल एसेट्स होते हैं, पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं, जिनको कौमी इंटरेस्ट और एसेट्स के ऊपर फोकियत की जाती है। इनसे किसी तो चीज इसका की उम्मीद आपको नहीं करनी चाहिए। तो फिर होगा क्या? क्या फोर्स ये कर रहे हैं आपके, अगर कंसेंसस भी उस तरह नहीं हो पाता और जो 14 मई वाली डेट है वो भी अगर गुजर जाती है, तो जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो हमारे वो आखिरी डेट है, तो अगर वो गुजर जाती है तो फिर कैसे रिकनसाइल कैसे किया जाएगा कि आइन तो फिर भी, आइन की तो जो फर्स्ट लिमिट थी वो तो टूट चुकी हुई है, जो केयरटेकर गवर्नमेंट्स हैं वो अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी हुई हैं और इलेक्शंस नहीं हुए। ये पहली केयरटेकर गवर्नमेंट का सिलसिला है जिन्होंने अपने हुकूमत का जो मैंडेट दिया गया था उनको, वो उन्होंने पूरा नहीं किया। तो उसके बाद फिर कैसे रिकनसाइल करेंगे? आप नहीं कर सकते रिकनसाइल। पहली चीज तो यह है कि 14 मई की जो डेडलाइन है, इसको किसी भी तरह से इनको जो है वो एग्जॉस्ट नहीं करना चाहिए। दूसरा, ये ताज भी जो है वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट के सर पे सजेगा कि इतने बाअसर और इतने मोतबर ये थे कि इन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि इन चोरों को जो है वो हम पे मुसल्लत करके उसके बाद किसी भी कीमत पे इनको हमारे ऊपर रखा जाए। अभी पॉलिटिकल और न्यूट्रल साहिबान ने जाके जज साहिबान से जो है वो उनके घर पे नहीं मुलाकात की है। इनका ये काम है कि घर पे जाके जो है वो ब्रीफिंग दें। क्या कोर्ट में नहीं दे सकते थे? इन चेम्बर नहीं कर सकते थे क्या? नहीं, वो सुना चेंबर में दी है उन्होंने। नहीं, मैंने तो सुना है कि इनके घर पे दी गई है और ऑन अ डे ऑफ दी गई है। लेकिन ठीक है, आपका अपना व्यू होगा, लेकिन हमें जो इतलात मिल रही है वो यही है कि उन्होंने इन चेंबर तीनों जजेस को ब्रीफिंग दी है वहां पे। बट एनीवे, मसला ये है कि अगर चेंबर में भी दी है तो जो देखें, मैं अभी आपको डॉन की खबर थोड़ा सा सुनाता हूं। डॉन ने ये कहा है कि इलेक्टोरल हर्डल्स रिपोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट वार्न्ड ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड ऑल आउट वॉर विद इंडिया। अब वहां पे जाके ये कहा जा रहा है हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से कि चीफ साहब और दीगर दो जजेस को कि जनाब एक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो सकता है और ऑल आउट वॉर इंडिया के साथ हो सकती है। क्या इस तरह की सिचुएशन आपको नजर आ रही है ऑन ग्राउंड? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में विंस्टन चर्चिल साहब से पूछा गया कि जंग हो रही है, इंग्लैंड जो है वो तो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया है, तो उन्होंने एक जुमला पूछा था उस वक्त के जर्नलिस्ट से, आर द कोर्ट्स वर्किंग? जर्नलिस्ट ने कहा यस दे आर। कहता देन वी आर परफेक्टली फाइन। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर दे वर परफेक्टली फाइन इफ द कोर्ट्स वर वर्किंग। हमारे कोर्ट्स को अगर ये कहा जा रहा है कि जंग की सूरत है, हम कुछ नहीं कर सकते, तो फिर मेरे ख्याल से बहुत गलती हो जाएगी किसी ना किसी इदारे से यहाँ पर, अगर उन्होंने ये बात एक्सेप्ट की। क्योंकि ये बहुत इट्स प्लेन फॉर एवरीवन टू सी कि सिर्फ और सिर्फ कुछ चोरों को बचाने की कोशिश की जा रही है, और ये चोर सिर्फ हुकूमत में नहीं बैठे हुए मगर उनके पुष्ट पनाही करने वालों को भी इसमें शामिल करके बात करें। तो ये जो अब हम देख रहे हैं, ये हमने देखा कि मिलिट्री की तरफ से भी इनपुट आई है, दूसरे लोगों की तरफ से भी आ रही है, और डिली डैलिंग का एक सिलसिला है जो कि ख़त्म होने को नहीं आ रहा। और आज हमने ये देखा कि अटॉर्नी जनरल साहब के पास कोई मुनासिब कोई जवाब नहीं था। जो कि दलाइल होते हैं वो दलाइल नहीं थे, लेकिन वो हमारा लाइन बाइशें कर रहे थे। तो इसके बाद खासतौर पर जो छक्का मारा है, मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो मियादाद का छक्का था, वो ये था कि जो मनी बिल है वो तो आपका रिजेक्ट हो गया, जिसका मतलब है कि आप तो कॉन्फिडेंस लूज कर चुके हैं हाउस का। तो प्राइम मिनिस्टर साहब तो इस वक्त ही शुड रिजाइन एक्चुअली। तो वो उसके बाद फिर मेरा ख्याल है कि एक पैनिक की सिचुएशन जो है वो हमने देखी है, और उसके बाद गवर्नमेंट के अंदर भी सर्कल्स में काफ़ी ये चीज़ आई है कि नहीं, अब कुछ ना कुछ हमें सोचना पड़ेगा इस बारे में। डू यू एग्री विद दिस? आई एब्सोल्युटली एग्री विद इट कि आप जब सामने वाले के साथ लड़ाई करेंगे, और लड़ाई का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि आप जो है वो फिजिकल कोई असॉल्ट कर रहे हैं, बट आप जब सामने वाले के साथ लड़ाई करेंगे तो उसका भी तो हक है कि वो कोई ना कोई दाव पेच करे।
तो जब आप हाँ खेल रहे हैं तो सामने वाले को भी खेलने का उतना ही हक है। और जस्टिस मुनीब अख्तर जो है उन्होंने एक बहुत ही मुतअद्दिल और बेहतरीन लॉ पॉइंट निकाला, जिसका इनके पास कोई जवाब नहीं था। मेरे ख्याल से इनके ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि इस हाँ एंगल से वो आ सकते हैं। So हाँ just goes to show that our judiciary has a lot of beautiful minds, so as to speak, if they want to put it to use. तो ये एक लिहाज से समझ लें कि वो होम रन था उनका जो कि उन्होंने किया, बेहतरीन, और उसके बाद है ना। बेहतरीन। अच्छा, लेकिन उन्होंने जो फंड्स का इजरा है उसके लिए उन्होंने 27 तक की डेट दे दी है, तो एक हफ्ता तो उनको मिल गया ना हुकूमत को, तकरीबन हफ्ते से ज्यादा, 8 दिन मिल गए, और उसमें भी वो अच्छा, कुछ ना कुछ करेंगे। जाहिर बीच है बीच की छुट्टियां भी हैं। मसला ये है कि एक तो ईद की छुट्टियां, दूसरी चीज हाँ ये कि हम अपनी गलतियों से सीखते नहीं हैं। अगर हमने 97 के सुप्रीम कोर्ट असॉल्ट से कुछ सीखा होता तो ये अंदाजा होता हमारे जज साहिबान को भी कि इस ग्रुप को वक्त नहीं देना चाहिए। जो भी करना चाहिए वो इमीडिएटली और डंके की चोट पे करना चाहिए। अगर आप इनको वक्त देंगे तो इसको वो अपनी जो है वो सपोर्ट में इस्तेमाल करेंगे, और कहीं कुछ ऐसा ना कर दें जिसकी फिर ड्यूरिंग द डे आपने एक जो है वो किस्त देखी थी कि एक और जज साहब जो है वो एक पब्लिक गैदरिंग में जाके फिर एक स्पीच करते हैं और कहते हैं अगर मुझे पता होता कि यहाँ पे सियासी स्पीचें होंगी तो मैं ना करता भाईजान। आप क्या इस वक्त रोटी को चोची कह रहे हैं? हाँ कौन क्या उम्र है आपकी? अगर कोई सब जो है वो मुंह खोलेंगे अपना तो आपकी जो बची कुची इज्जत है वो भी नहीं रहेगी। 184 चीफ जस्टिस नहीं इस्तेमाल कर सकता, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इनसे सवाल किया गया कि आप जरा बताएं कि कॉन्स्टिट्यूशन में 90 दिन में इलेक्शन कराना जरूरी है या नहीं है, तो जवाब दिया ये सवाल मेरे सामने नहीं है। तो जो 20 मार्क्स का हाफिजों का जो केस आपके सामने चल रहा था उस वक्त वो सवाल आपके सामने था जिसका आपने जवाब दिया था। हाँ जब उस वक्त नहीं था तो अब आप क्यों नहीं कर रहे हैं? सीधा सीधा जवाब दें, यस और नो का आंसर है। अगर देंगे तो जिन्होंने इनकी पुष्ट पनाही की थी, इधर उधर इन्वेस्टमेंट्स के भी बहुत सारे इश्यूज हैं, कुछ प्रॉपर्टीज के भी इशू हैं, वो फिर सामने अपना जो है वो हिस्सा मांग लेंगे कि भाई हमें तो हमारे चीजें वापस की जाएं। जाहिर है ये तो फंस जाते हैं दलदल के अंदर। तो फिर इतना 20-22 चैनल्स उनको लाइव भी दिखा रहे थे, ये कैसे हो सकता है कि एक चीफ जस्टिस को तो चले हम मानते हैं, चीफ जस्टिस के लिए तो चले होता है नॉर्मली, लेकिन एक जज के लिए इतना प्रोटोकॉल और इतना मीडिया कवरेज, इसकी समझ हमें नहीं आ रही। आपको याद है कि जब जिस दिन शहबाज शरीफ साहब जो है वो वजीर आजम बने थे उस दिन उनके ऊपर जो है वो फर्द जुर्म आयद होनी थी। फर्द जुर्म, ठीक है। तो क्या उनको 2 दिन पहले प्रोटोकॉल मिलना शुरू नहीं हो गया था? वो 2 दिन पहले इनको भी शायद प्रोटोकॉल मिलना शुरू हो गया। ये 1 हफ्ता गलती की है ना सुप्रीम कोर्ट ने इनको टाइम देके। देखते हैं आगे क्या होता है, किसको क्या बनाया जाता है, किसको हटाने की कोशिश की जाती है। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? वो 97 डेजा वो फिर दोबारा? मैं नथिंग इज बीनीथ देम, ये माफ कीजिएगा मगर इनका इज्जत और एहतराम से कोई लेना देना नहीं है इस हुकूमत का। नाम के शरीफ हैं, काम के नहीं। और उनके साथ साथ अगर जरदारी साहब और फजलुर रहमान साहब, जिनको माफ कीजिएगा मैं मौलाना नहीं कह सकता, और उनका दूसरा नाम भी मैं नहीं लेना चाहता क्योंकि हमारी जो है वो शायद परवरिश में ये शामिल नहीं है। तो फजलुर रहमान और जरदारी और शरीफों को अगर आप एक जगह बिठा दें तो फिर पाकिस्तान को और किसी दुश्मन की बाहर से किसी और दुश्मन की तो जरूरत बचेगी नहीं। तो शाह साहब अब क्या फोर्सी क्या कर रहे हैं आप? एक तो ये है कि जाहिर है कि अब इन्होंने कुछ ना कुछ तो मजीद एक्शन लेना है, जो कि वो आप कह रहे हैं, इशारा भी दे रहे हैं आप, तो वो क्या वर्स्ट सिनेरियो क्या हो सकता है? वर्स्ट सिनेरियो ये हो सकता है कि वो किसी तरीके से अगर कानूनन कुछ ना कर पाए तो शायद वो कहीं जो है वो कोई हमला करके किसी को एलिमिनेट ना कर दें, क्योंकि इनकी तो बका की जंग है। इनके लिए आप इज्जत एहतराम इस चीज का कोई लेना देना नहीं है इनसे।
क्योंकि ये आप ये सोचें कि ये एक शख्स की नाअहली और एक शख्स की जो है बेरोजगारी नहीं है, पूरे का पूरा टब्बर जाने वाला है। तो इनके लिए दिस इज डू और डाई, एंड दे आर नॉट गोइंग टू डाई दैट इजीली, बिकॉज आपने इनको पता नहीं पिछले 50 साल से जो है वो दूध पिला पिला के इनको पाला पोसा है। आस्तीन के सांप इतनी आराम से नहीं जाते, क्योंकि इनको आपके भी तो तौर तरीकों का अंदाजा होता है ना कि अगर हमने ये किया तो ये करेंगे। तो ये तो आपके घर में आपके कमरे में रहते रहे हैं, अब ये मुंह देना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो उसके लिए फिर सद्देबाब क्या किया जा सकता है? अभी तो आप फौरी तौर पे तो सिर्फ इलेक्शन कराएं ना। जो लोगों की मंशा है उसको आप क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं? लोग A B C D को भी लाना चाहते हैं, ये लोग जाने और लोगों का चॉइस जाने। आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि ये जो है वो पाकिस्तान के हक में है, वो पाकिस्तान। अभी जो गवर्नमेंट आपने लाके बिठाई है वो बड़ी पाकिस्तान के हक में है कि आप ये कह रहे हैं कि ये वाले नहीं है और वो वाले हैं? आपसे सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा लोगों को अब लॉयल्टी का, जिनके अपने ऊपर जो है वो इतने सवालात उठ रहे हैं इन हरकतों के बाद। तो इस सूरत हाल में जो एस्टैब्लिशमेंट का रोल है, क्या आप समझते हैं कि ये जो अभी उन्होंने जाके ब्रीफ वगैरह किया है चीफ जस्टिस साहब को और दूसरे 2 जजेस को, मतलब उसकी जरूरत थी वहां पे जाके? क्योंकि उससे जो इंप्रेशन बन रहा है वो ये है कि शायद वो भी पीडीएम की जो साइड है वो ले रहे हैं और उसके जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको प्रमोट कर रहे हैं। अपने आप को और बेनकाब कर दिया है। इमरान खान साहब कहते थे ना कुछ वक्त पहले तक, कोई रह तो नहीं गया। इन्होंने किसी को रहने नहीं दिया, इन्होंने अपनी भी जो है वो हिजाब उतार दिया है। Which is not good for Pakistan, right? देखें, कभी कभार ये होता है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं सर दर्द के लिए। डॉक्टर जब कुछ टेस्ट लिख के देता है तो पता चलता है भाई ये 3 और बीमारियां जो सर दर्द से ज्यादा संगीन है वो भी हैं। तो क्या आप उसका सतेबाब नहीं करेंगे? क्या आप दवाएं नहीं लेंगे? अनफॉर्चुनेटली हमें अब दवाओं के साथ साथ मुझे लगता है कोई छोटी मोटी सर्जरी भी शायद करवानी पड़ जाए। उसके अलावा जो है वो कोई मुझे तो वे आउट नहीं नजर आ रहा है। और वो कैसे होगी सर्जरी? इफ द गवर्नमेंट कम्स विथ 2/3 मेजॉरिटी तो फिर सर्जरी क्या, मेजर सर्जरी भी हो सकती है। यही तो उनको खौफ है। खौफ है तो रहते हैं ना, हम क्या करें? जो ये उनके अपने ही तो अमाल हैं जो अभी उनके सामने आ रहे हैं। अगर वो इतना ज्यादा जो है वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश ना करते, इतना जो है वो घुसते ना, तो ये इश्यूज जो है वो अराइज ही नहीं होते ऑन द फर्स्ट प्लेस। खान की हुकूमत चल रही थी, खराब थी, अगर वो रहने देते 1 साल, मेरे ख्याल से खान जो है सिंपल मेजोरिटी के साथ भी नहीं आ पाता। हाँ। मगर जो ये भूख और ग्रीड होती है ना, ये इंसान से गलतियां करवाती है। तो गलती तो हो गई, अब इनको ये किसने कहा था कि आप जब गलती करेंगे तो उसका हिसाब नहीं होगा? हिसाब तो होगा। ये नहीं लेंगे तो कोई और ले लेगा। उससे बेहतर है आप इनसे हिसाब का जो है वो करवा लें, ताकि कहीं आगे जाके ना आपको हिसाब देना पड़ जाए। और कभी ना कभी तो होना है ना हिसाब, तो मतलब 75 साल में अगर नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं तो जाके होगा। वी हैव टू ड्रॉ द लाइन समवेयर। ज्यादा में ज्यादा ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन जिस तरह हुई थी साउथ अफ्रीका में, हम कहेंगे कि भाई ये एक लाइन है, इससे पहले जो हुआ वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, गोइंग फॉरवर्ड दिस मस्ट हैपन। आपको कहीं ना कहीं तो यू हैव टू ड्रॉ द लाइन। या आप ये हमने मुल्क इसलिए बनाया था कायदे आजम ने और अल्लामा इकबाल ने कि ये शरीफों, जरदारियों और ये फजल रहमान जैसों को दिया जाए हुकूमत करने के लिए। तो ये तो फिर अगर उनका खौफ जो है वो जो कहते हैं कि जी अगर इस तरह होगा तो जाहिर है उनके अपने इंटरेस्ट हैं, उनके बिजनेस इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हैं, उनकी स्टेक्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हुई हैं, जो कि नॉर्मली किसी भी मुल्क की फ़ौज की इस तरह होती नहीं है। तो एक लिहाज से तो देखा जाए तो वो तो समझते हैं कि भाई अगर कोई हमसे क्वेश्चन पूछेगा तो फिर तो मसाइल जो हैं वो हमारे लिए आउट ऑफ कंट्रोल चले जाएंगे और फिर हमारे जो खांचे हैं वो सामने आने शुरू हो जाएंगे, तो वो तो बड़ा एम्बैरसिंग होगा। तो इसीलिए शायद वो नहीं चाहते हैं कि इमरान खान आए और किसी भी सूरत में वो ना आए। भाई अगर इतने बड़े मर्द मुजाहिद हैं
तो मार्शल लॉ लगा के दिखा दें। ऑप्शन तो उनके पास है, हम तो नहीं रोक सकते ना उनको, हम तो सिविलियंस हैं। उनके अंदर से वो उनको जो फेंटी पड़ेगी वो सारी जिंदगी याद रखेंगे, लगाए ना। वो इतनी डिली डालिंग क्यों हो रही है, ये इधर मिन्नतें उधर जो है वो पांव पड़ना उधर, इनकी तो हमेशा आदत रही है गले को ये पकड़ने की कोशिश करते हैं, और अभी भी जिन जिन के ऊपर इनका दावपेच चलता है उनके गले पकड़ रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की मिन्नतें क्यों की जा रही हैं? और ये कौन सी गारंटीज की बात है कि वो ये ना करेंगे, पीटीआई वाले ये ना करेंगे? क्यों भाई, आपने कोई गारंटीज उनके साथ पहले तय की थी ये सब करने से पहले कि वो आपके साथ तय करें? नहीं करते तय, चलें, क्या कर लेंगे आप? और दूसरा, किसी भी देखें, एक होता है कि आप आर्मी वेलफेयर के लिए कोई काम कर रहे हैं, शोहदा के वेलफेयर के लिए, ये जर्नलों के प्लॉटों के लिए तो पाकिस्तान आर्मी नहीं बनी है। एक जनरल रिटायर हो रहा है, उसके बाद किसी बैंक का सरबराह लग रहा है, एक जनरल रिटायर हो रहा है वापडा का सरबराह। क्यों भाई, सिविलियंस के पास अकल नहीं है क्या? जिसने जो पढ़ा हुआ है वो उतना करे। आप फौजी हैं, सरहदों की हिफाजत करें, आपके जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं आप उस तक रहें, ये उसके बाद आपको किस चीज की नौकरी है? जब बाकी हर कोई 2 साल के लिए जो है वो सीनियर कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट से रिटायरमेंट के बाद कुछ नहीं करता, तो आप क्यों करते हैं भाई? एक दिन रिटायर होते हैं, दूसरे दिन जो है वो अस्करी बैंक के चेयरमैन कैसे लग जाते हैं भाई? इनके पास कौन सी ऐसी जो है वो गीदड़ सिंगी है कि इनको ये पता होगा कि आपको बैंक कैसे चलानी है? देखें, इनके हक में बेहतर है कि प्रोफेशनल्स को ये इन अपनी जो वेलफेयर के इंस्टीट्यूशंस हैं, ये जो कमर्शियल कंसर्न्स हैं, उनमें आगे आने दें। आप बोर्ड तक अपने आप को महदूद रखें। आप उनकी मैनेजमेंट में अगर घुसने की कोशिश करेंगे तो नुकसान आपका होगा। पता नहीं कुछ नहीं होता, ये जाहिर है। कहना तो नहीं चाहिए, एक कहावत है कि लेफ्ट राइट में और फूल पत्ती में जो है वो बड़ा फर्क होता है। तो लेफ्ट राइट तक हम अपने आप को जो है वो इस वक्त तक महदूद करते हैं, फूल पट्टी में ना जाए तो ज्यादा बेहतर है। ठीक। अच्छा शाह साहब, एक बड़ा आर्गुमेंट दिया जा रहा है और जाता रहा है कि जी एक वक्त में सारे इलेक्शंस करवा लें और 8 अक्टूबर पे ये हो जाएगा, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। उसका आज सुप्रीम कोर्ट ने ये भी क्वेश्चन उठाया कि भाई 8 अक्टूबर को क्या हो जाएगा, वो भी हमें ज़रा बता दें। और ये जो क्वेश्चन है कि जी एक ही वक्त में होने चाहिए और मुख्तलिफ असम्बलीज के मुख्तलिफ जगहों पर इलेक्शन नहीं होने चाहिए। हमारा साथ हमसाया मुल्क है, आपको पता है कि उसकी जो लोकसभा है उसके इलेक्शन जो है वो 24 में होने हैं। अच्छा, जो दिल्ली की असम्बली है उसके इलेक्शन जो है वो फरवरी 25 में होंगे। अच्छा, यूपी जो है उसके जो इलेक्शन हैं वो 2027 में होने हैं। अच्छा, वेस्ट बंगाल जहां तक मुझे याद पड़ता है उसके जो इलेक्शन है वो 2026 में है। कर्नाटका असम्बली के 2023 में है इसी साल, और केरल असम्बली के 2026 में होंगे। मुख्तलिफ असम्बलीज के मुख्तलिफ इलेक्शन चलते रहते हैं, सारा साल चलते रहते हैं। वहां पर तो कोई मसला नहीं होता, किसी को तकलीफ नहीं होती, यहाँ पे क्यों है? इंडिया का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है ना कि उनके एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स या प्रोविंसेस बहुत ज्यादा हैं, छोटे छोटे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल नेशनल असेंबली में या ओवरऑल पार्लियामेंट में किसी एक असेंबली के पहले देर से होने में 5 यानी मटीरियल डिफरेंस नहीं होता है। 5%, 10% से जो है वो डिफरेंस नहीं होता। यहाँ पे आपके हैं टोटल 4 असेंबलियां। एक भी असेंबली का अगर हो गया, अगर बलूचिस्तान को भी हम ले लेते हैं तो 10% तो नंबर ऊपर नीचे हो जाते हैं। जो सबसे छोटा जो हिस्सा है वो बलूचिस्तान का है। 10% नंबर ऊपर नीचे होने का तो मतलब है कि आपकी मेजॉरिटी आ या जा सकती है। और अगर केपी और पंजाब में पहले हो गए तो 65% तो आपका वैसे ही हाथ से निकल गया। बाकी 35 में आप क्या खेल लेंगे? अच्छा, दूसरी चीज 18वीं तरमीम, ये जितने पीडीएम में बैठे हैं इन सब की जो है मर्जी से 18वीं तरमीम हुई थी ना। अगर इतनी अकल थी तो उस वक्त डाल देते ना कि एक ही वक्त में होने चाहिए। जब आपने नहीं डाला तो इसका मतलब है इजाजत है या नहीं है? सही बात, बिल्कुल है, बिल्कुल है। और मेरा ख्याल है कि चीफ साहब ने आज जो वहां पे बात है ये भी करवाई कि अगर जैसा कासिम सूरी की दफा अगर वो ना होता और वो असेंबली डिसॉल्व हो जाती उसी तरह जिस तरह के इमरान खान ने कर दी थी, तो फिर उसके भी तो इलेक्शन होने थे ना पहले, सूबाई असम्बलियों को तो नहीं होने थे। तो ये भी मेरा ख्याल है कि सारे उनके जो पॉइंट्स थे वो सारे उड़ गए हैं, उनको कोई वैलिडिटी नहीं मिली उनको। देखें, व्हेन यू डोंट हैव अ लेग टू स्टैंड ऑन तो आप ऐसे आए बाएं शाएं करते हैं ना।
वो कर रहे हैं और पूरी दुनिया देख रही है और हंस रही है इन पे। एंड दे आर डिगिंग इवन यू नो a deeper grave for themselves. इसमें से खैर बरामद होगा, आप समझते हैं? इसमें से पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर आएगी इंशाअल्लाह। आप ऑप्टिमिस्टिक हैं? हमारे पास ऑप्शन क्या है? We are at the rock bottom. The only way left is to go up. इससे नीचे हम क्या जाएंगे? हाँ, सही बात। नैडर पे तो हम पहुंच गए हैं। We are absolutely at the rock bottom. अब और होगा क्या? इससे ज्यादा तो हम ऊपर ही जा सकते हैं। तो अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह बेहतर करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा और आपके ऑप्टिमिज्म को हम भी शेयर करते हैं और अल्लाह करे कि आपकी जो ऑप्टिमिज्म है उसको हम अमली जामा पहनता हुआ भी देखें। बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर में दुआ कि मेरी इज्जत के लिए काफ़ी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ और मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदन बतोमाया खेशरा तू दानी हिसाब कमो बेशरा। मुझे इसराक सना को मोहम्मद अली शाह साहब के साथ इजाज़त दीजिए। जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।